क्वेश्चन नंबर 281 श्रीमती रमा देवी। माननीय अध्यक्ष जी, पूछना चाहती हूँ। सभा पटल पर प्रस्तुत है उत्तर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में आदिवासी, पिछड़े, स्लम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों अक्सर बीमारी का शिकार होते रहे। इन क्षेत्रों में सरकार की सुविधा शहरों के हिसाब से बहुत कम है, जिस पर सरकार का ध्यान जानना अति आवश्यक है। कुपोषण एक बहुआयामी समस्या है। प्रश्न पूछो आप तो। जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन और गरीबी के कारण वह कमजोरी होती है। तो मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा जो क्षेत्रों में महिलाओं का स्वास्थ्य सर्वांगीण सुधार के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुमन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसका कितना हुआ है, उसका अगर ब्यौरा बताएंगे तो हम लोग को जानकारी होगी। और दूसरी बात है कि अपने क्षेत्र में हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे लोगों में कितना ये माने जानकारी हो गई है इन सब विषयों का। जी धन्यवाद। माध्यम से मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि महिला स्वास्थ्य की दृष्टि से मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से भी बहुत सारे कार्य होते हैं। आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत योजना जब शुरू हुई तो किसी का ये विश्वास नहीं था कि विशेष महिला स्वास्थ्य पर उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। अब तक के जो आंकड़े हैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री स्वयं सदन में उपस्थित हैं, हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपने आप को चेक करवाया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 70 लाख से ज्यादा ने सर्विकल कैंसर के लिए अपने आप को चेक करवाया। और महोदय, जिस पूरे सप्ताह में हम लोग महिला दिवस के अंतर्गत एक उत्सव मना रहे थे देश में, उस सप्ताह में देश भर के आंकड़े जो स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से सब्जेक्ट टू करेक्शन है, 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने देश के वेलनेस सेंटर्स और स्वास्थ्य सुविधा के संस्थानों में आयुष्मान भारत के तहत सुविधा को प्राप्त किया। एक सप्ताह का ये आंकड़ा इंगित करता है कि किस प्रकार से महिला स्वास्थ्य पर न सिर्फ महिला बाल विकास मंत्रालय बल्कि भारत सरकार के सभी विभाग सेवा दे रहे हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी का मेहनत गांव में दिख रहा है, शहर में तो उतना नहीं होता ना। गांव में इनकी मेहनत जिस तरह का ये जागरूक होकर लोगों के बीच गई हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं कि कुपोषण के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है और इनकी जागरूकता, इनका समझदारी गांव तक पहुंच रही है, लेकिन तेजी से पहुंचना चाहिए, यह जानना चाहती हूँ। महोदय, जो चिंता सांसद ने व्यक्त की है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि महिला के पोषण की दृष्टि से न सिर्फ उनको टेक होम राशन, न सिर्फ उनकी वैक्सीनेशन या सप्लीमेंट्स की दरकार को सरकार पूरा करती है, बल्कि वर्तमान में जैसे कि माननीय सांसद ने महिला सुरक्षित रहे मातृत्व की दृष्टि से उस संदर्भ में प्रश्न किया, तो 12 लाख से ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि उनको स्वास्थ्य की सेवा प्रदान की जाए। और ये संभव नहीं है महोदय जब तक हम लोग स्वयं प्रदेश की सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के साथ काम ना करें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज कि जिला प्रशासन भी उतना ही सतर्क है इन विषयों को लेकर। श्रीमती पूनम बेन। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेके अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और मंत्री जी ने भी विस्तार से अपने उत्तर में भी इसका उल्लेख किया है। और उसी उत्तर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का भी उल्लेख है 2015-16 का। इस सर्वे के मुताबिक जनजातीय क्षेत्र में आज स्वास्थ्य में काफी फायदा हो रहा है हमारे सारे उठाए गए कदम के माध्यम से, लेकिन हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी के दुनिया में आज फिर भी सबसे ज्यादा एनीमिक महिलाएं और कुपोषित बच्चे भारत देश में हैं।
और हमारी सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। उस दिशा में बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं, पर इसी रिपोर्ट में इसको खत्म करने के लिए, इसका निराकरण लाने के लिए भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों में से एक सुझाव है शिक्षा विभाग, सोशल जस्टिस विभाग, श्रम विभाग, ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग, इन सबके साथ नियमित बैठकों और बैठक के माध्यम से एक कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे इस प्रश्न को हम ज्यादा अच्छी तरह से टैकल कर सके। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल में इस तरह की कितनी बैठकें हुई, और अगर बैठकें हुई हैं तो इसमें से निष्कर्ष क्या आया। थैंक यू। मैं माननीय सांसद को महोदय आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि बैठक को हम लोग मात्र एक अवधि तक सीमित नहीं रखते हैं। जब जब किसी भी प्रदेश अथवा विशेष जिले से कोई विषय सम्मुख आता है सरकार के, तो हम सभी विभाग एक दूसरे के साथ बैठक अथवा टेलीकॉन्फ्रेंस अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चाएं लगातार करते रहते हैं। पोषण अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री, साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री और HRD INB तक उसमें सम्मिलित है। और हमारा ये ध्येय रहता है कि हम कुपोषण से प्रभावित सबसे ज्यादा जो जिले हैं और विशेषतः जो प्रदेश हैं, उन पर विशेष फोकस रखें। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को और सदन को ये भी आग्रह करना चाहूंगी, वर्तमान में देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री 22 तारीख तक अपने कई संस्थाओं के माध्यम से अनीमिया पर विशेष T3 का एक कैंपेन चलाती है, जिसमें अनीमिया का डिटेक्शन और उसके निवारण के लिए वो लोग अपनी सेवाएं देते हैं। और मेरा सभी सांसदों को आपके माध्यम से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में अगर वो विशेष पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत हेल्थ मिनिस्ट्री के जितने भी अफसर हैं ग्रास रूट पर, उनके साथ विशेष अनीमिया पर काम करना चाहें तो हेल्थ मिनिस्ट्री वो समर्थन देने के लिए तैयार है। श्रीमती प्रतिभा मंडल। Sir, according to NITI Aayog SDG Index 2019 says that more Indians have fallen into poverty, hunger and income inequality in the past 2 years, and India secured the 102nd position in Global Hunger Index. In this regard, I would like to know from the Honorable Minister through you, sir, what steps has the government taken to reevaluate and restructure ongoing schemes as they do not seem very productive? If not, then how can government assure that all the targets and goals will be achieved? Thank you, sir. Even the honorable members desire to see change, my first request through her to the state government of West Bengal is to come on board Poshan Abhiyan. I have continuously within this house and the other house and outside appealed. I had previously done so with regards to the state of Odisha. I am grateful to the Honorable Chief Minister of Odisha who has heeded to our plea and come on board. West Bengal, sir, still is not on board. And if you seriously believe in supporting nutrition and better health prospects for women and children in your state, madam, my request would be to use your good offices to ensure that you come on board on this issue, which is an issue with regards to humanity and has nothing to do with political ideology or political victory or defeat. Insofar, sir, sir, you refuse to accept the Poshan Abhiyan. You refuse to come on board with regards to how nutrition is to be provided for women and children. You refuse to come on board with regards to the entire country, since the honourable member wanted to know what coming on board means in an interjection which was that has not been supported by the honourable speaker. I should say here, sir, that the Global Hunger Index that the honourable member espouses does not reflect a true picture, which is also a part of a supplementary answer that I've given today in an unstarred question. And one of the reasons why it does not give a complete picture is the old scores that it has used. So I would like to inform the House that even with regards to international indices that look at gender perspectives, we are in communication with those organizations where we have written evidence today from them, where they have acceded to the Government of India that they have used old data and assured the Government of India through my ministry that they will correct the data in the coming year. So given that indices internationally which have been proclaimed by the honourable member have based their surmises on the basis of old data, I think the best thing that you can do, especially for women and children in the state of West Bengal, is please accept to work with us on Poshan Abhiyan. श्रीमती गीता कोड़ा।
अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं जिस प्रदेश से आती हूँ उस प्रदेश में जो खासकर मेरा कंस्टिट्यूएंसी है सिंहभूम, वहाँ कुपोषण के कई मामले हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित वाले क्षेत्र हैं उसके लिए कोई विशेष पैकेज है क्या, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा ना सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि अब वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी हाइट कम हो रही है, महिलाएं जब गर्भवती होती है उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जितने कार्य हो रहे हैं वो आंगनबाड़ी के थ्रू हो रहे हैं, तो क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है सरकार? सांसद शायद इस बात से अवगत है कि मानदेय बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर जब अपनी टिप्पणी की तो संरक्षण के साथ साथ इस बात को भी दोहराया कि वो एक ऑनरेरियम है। लेकिन जहां तक माननीय सांसद के अपने क्षेत्र की विषय उन्होंने यहाँ पर उल्लेखित की कि वहां पर कुपोषण से लेकर चुनौतियां हैं, मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि असम के मुख्यमंत्री श्री ने स्वयं अपने सभी विभागों के साथ कुपोषण से कैसे जूझना है। और मैं अलाउ करें सर कि मैं पूरा करूं। सोगता जी हैज दिस absolutely delightful habit of getting up and poking his nose on every aspect, which is welcome. I think आप उनको बंगाली में जवाब दे दो ना सर, बांग्लाয় যত বলতে পারি অত বলেছি, তবুও উনি বুঝছেন না, তাই জন্য বলছি না। ताकि किसी को पता नहीं चले क्या जवाब दिया। But my only request, sir, is that not only the Chief Minister of Assam, Chief Minister of Uttar Pradesh, Haryana, Chief Minister of Kerala, many such chief ministers have come forward and worked with us. If there is something particularly to be done for your constituency, madam, through you, sir, I would like to also highlight the Honorable Speaker, before this session began, went to his constituency, appealed to families to adopt one malnourished child or one malnourished pregnant lady, so that there is a social Jan Andolan that we have hoped that can be kick-started through the Poshan Abhiyan. And I'm grateful that the Honorable Speaker himself has set that example. If you can do such social outreach, madam, be assured that we will, in the Ministry of Women and Child Development Department, support you. मुलायम सिंह जी यादव साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा बहुत संक्षिप्त में पूछ ले और संक्षिप्त में जवाब दे देता है कि आगे बहुत सारे प्रश्न अपन को लेने। नो रवि किशन जी, आप प्रश्न पूछना ही इतना लंबा कर देते हैं। आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछे, संक्षिप्त में मंत्री जी जवाब दे दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अक्सर इनके लेटर्स आते रहते हैं हेल्थ के अवेयरनेस के लिए कि मैं गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र में वहाँ क्या करूँ। तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को। बट मेरा खाली एक सवाल है जो हमेशा मुझे परेशान करता है कि केंद्र सरकार जब इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा रही है, राज्य सरकार इतना अद्भुत काम कर रही है, कहीं कहीं जैसे हमको खबर आती है जब हम गांव देहात जाते हैं, पूर्वांचल बिहार हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, कि लास्ट अंतिम परिवार तक वो मेडिकेशंस, वो सारी फैसिलिटीज, वो कुपोषण का परिवार, वो अंतिम परिवार तक नहीं पहुंचता। ऐसी ये जानकारी के लिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर क्या पहल होगी कि आखिरी छोर तक वो आखिरी एक तराई का क्षेत्र का परिवार कैसे उसका होगा। और जब सबसे ज्यादा डिमांड अध्यक्ष महोदय आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो औषधि केंद्र किया है वो शहरों में ज्यादा है, गांव से बहुत डिमांड आ रही है और उस बड़ा सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि 50% में दवाई मिलती है। तो मंत्री जी आप उसके लिए शायद माननीय सांसद जानते हैं कि जनऔषधि केंद्र का मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे विभाग के साथ नहीं है, लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। जहां तक अंतिम छोर तक सरकार कैसे पहुंचती है, जिला प्रशासन, प्रदेश की सरकार के साथ साथ सांसद भी संवाद के सेतु हेतु काम कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि अगर इनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा कोई भी विषय है मुझे अवगत करें। जगदीश पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सांसद बहुत कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं। और मैं आपके पोषण अभियान में अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने क्षेत्र में मैंने बुलाया था और पिछले रविवार को ही अगर आप मुझे धन्यवाद नहीं देते तो क्वेश्चन पूछ लेते। क्वेश्चन मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ
कि आपने आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के कुपोषित या माल न्यूट्रिशन या हमारे जो एनीमिया के शिकार हैं उनके संबंध में डिटेल उत्तर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के द्वारा 115 जनपद आकांक्षा जनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद हैं, सिद्धार्थनगर भी है, तो ये जो मातृत्व वंदना योजना जो चल रही अम्ब्रेला स्कीम के तहत, तो ये जनपद के सभी जनपदों में चल रही और आपने 2 से 6% कम करने कहा। क्या आकांक्षा जनपद जो हेल्थ इंडिकेटर्स पे काफी नीचे है, उनके लिए कोई अलग से कुछ और उपाय करेंगी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि आकांक्षी जिलों का चयन जब होता है तो उसमें महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से भी कई मापदंडों को इंगित किया जाता है और हम मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश सरकार और नीति आयोग के साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर भी विशेष ध्यान देते हैं। और जहां तक कि सांसद ने उल्लेख किया कि पोषण की दृष्टि से सांसद क्या कर सकते हैं, एक बार फिर आपके माध्यम से पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ, पोषण पखवाड़ा चल रहा है और कुछ ना सही स्पीकर ने जो अपने संसदीय क्षेत्र में एक शुरुआत की जन आंदोलन की मां सुपोषित हो, उसी से अगर हम प्रेरित हो जाएं तो बहुत बड़ा मुझे लगता है अपनी ओर से योगदान दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2823 श्री E.B. Ranji। सर, क्वेश्चन नंबर 282। माननीय सदस्य। Sir, the decision to waive off the environmental clearance for the onshore and offshore gas as well as oil exploration projects could have serious consequences on the islands, fishing areas, breeding grounds and migratory routes. Could risk serious damage because of this decision. The spilled oil can also settle on the seabed and destroy the ecosystem, sir. A large section of fishing community will be deprived of their livelihood and occupation. Sir, in my constituency, there is an Indian Oil Corporation LPG storage plant which have been given provisional clearances, environmental clearances have been given by the MOEF. But sir, the state also have given recommendations that 200 meters should be given clearance from the high tide line. There are around 6,000 people staying nearby in 2 wards. And sir, there are serious health hazards, concerns regarding the people. So will the Ministry of Environment and Forest take necessary steps? And why is that MOF is giving such clearances without prior notices, or why is that such a decision is taken by the central government? सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को ये बताना चाहता हूँ. I would like to let my honorable colleague, let know. First of all, I would want to thank you for bringing up this thing, because there are certain clarifications that we really need to give you. We have not, the Ministry of Environment has not taken, not exempted this kind of projects in terms of giving environment clearance. Rather, in tune with the our Honorable Prime Minister's minimum government maximum governance, we have actually decentralized it and given it to the state governments to decide. And there is a very robust process that goes through in giving environment clearances for this thing. First of all, we have divided this into 3 categories. Category, NDZ is in CRZ 3. And the area is 200 meters, as you said, from the high tide line. It is a no development zone. So we have given it to the state governments. The State Environmental Impact Assessment Authority, which is the SEA, they are the one who, along with the State Coastal Zone Management Authority, they are the ones who are going to study it and then issue clearances. And the State Environmental Assessment Committee, which is the ACAC, they are going to take care of not only the Environmental Protection Act, but also the Air and Water Act, to ensure that such pollution, as you are saying, do not happen on the seashore. And the State Pollution Control Board, SPCB, they are also very much involved in the entire process. So if any such thing, as you are saying, spilling of oil is happening in your particular constituency, I would love to address that problem, and in coordination with the state government would want to, would be more than happy to solve it for you. Sir, what you have answered is not exactly right, because the 200 meters has not been followed by the particular Vipin IOC project.
But sir, I would like to ask another question. The CRZ law came in 1991 and later it came in 2011 as a new CRZ law. In 2018 it was again revised for ports, defense and oil tankers. Sir, there are around 26,800 fishermen houses which are built on these coastal areas in the 50-meter zone. According to the Supreme Court verdict, the state government has made a law, has made a survey whereby these many people is going to lose their houses because these houses were built before 1991 and they are in the depleted situation. They have to rebuild these houses. But the CRZ clearance has not been given. In 2014, when Sri Umman Chandi was the Kerala Chief Minister, he submitted a proposal to the Ministry of Environment and Forest to exempt the fishermen community from these. Many corporates have been given exemptions. Many defense projects, oil projects, exploration projects have been given exemptions. But why the fishermen living in the sea, their livelihood is being lost? They are the underprivileged community of our society. So their livelihood has to be protected. So kindly exempt the fishermen community from this zone, sir. See, very good and important issue you have raised. Let me clarify and explain it for once that in any case, the fishermen who are staying near the sea, they will not be destabilized. On the other hand, there will be, and we have asked states to create good facilities for them, and even whatever required CRZ changes were required, we have already done. So, because we are talking of sea level rise, we are talking of hurricanes, we are talking of cyclones, so fishermen is the most vulnerable habitat which is near the seashore. They must be protected and they must be given good facilities. That is the policy of the government. ऐसे सांसद विद्वान सांसद है, लेकिन सदन पर आकर आसन पर ये करना बंद कर दें. श्रीमती कनिमोजी जी. Thank you, sir. Sir, the minister in his reply has said that they have not exempted the hydrocarbon exploration projects from environmental clearances. So I'd like to find out from the minister that how many of these hydrocarbon wells currently operational in Kaveri Basin, which is the rice bowl of Tamil Nadu, have environmental clearances. And I'd like to also ask the minister that how many of the abandoned well sites have been decommissioned and restored as per law, and how many such sites have been remediated and restored to its original condition as per law. Because it is a very important problem in Tamil Nadu and it can completely ruin agriculture in the state. Very good. Tamil Nadu MPs from all sides met me. We discussed in details, and thereafter I made it very clear, and again in the answer also, I have made it clear that we have not done away with environmental clearance. 1 minute, let me explain. We have not done away with Water and Air Act. We have not exempted the provisions of these acts. What we have done is, file used to come to Delhi, we have now delegated my power to the states. You should welcome it. Because all states, now there will be no delay. It is their State Environment Impact Assessment Committee which will take decision, which will put conditions. They know better the local conditions, and therefore we have not exempted, we have delegated to the state. And your Chief Minister had met me and given me letter also. Your ministers have also come there, and I have written to him, and they are all satisfied.
clarification. The Chief Minister has announced that the Kaveri Delta is going to be a protected agricultural zone. So, is the Minister promising that there will not be further explorations? Will have to be decided and taken care by the State Environment Impact Assessment Committee. The file will not come to central government. That is what I am saying. Question number 283. प्रश्न संख्या 283 सर। प्रश्न संख्या 283 सर। So the answer is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है और वो एक ही कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली के अंदर जैसे अलग अलग राज्यों में है, वहां पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग लोग काम करते हैं। वो केमिकल का भी काम होता है, डाइंग का भी काम होता है, वहां पर डेयरी फार्म भी है। इस प्रकार की अलग अलग फैक्ट्रियां दिल्ली में लगी हुई हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर लगाया जाए? क्योंकि एनजीटी के माध्यम से उन लोगों के ऊपर रोज तलवार लटकती है। मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि अब दिल्ली में एनसीआर में भी 11 लोग एक छोटी सी कंपनी में लघु उद्योग के रूप में और 5 हॉर्स पावर की बिजली के बजाय 11 हॉर्स पावर बिजली लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन एनजीटी अपनी अलग तलवार चलाती है उन लोगों के ऊपर कि यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। उनकी मजबूरी क्या है कि मजबूरी वहां पर कोई प्रकार का कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं। अलग अलग प्रकार के वहां पर केमिकल आते हैं, तो उनको प्योरीफाई करने के बाद पानी वहीं रह जाए, पानी को गार्डनिंग वगैरह में उपयोग किया जा सके और पॉल्यूशन ना फैले। क्योंकि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर ओखला फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो उद्योग क्षेत्र 50 साल पहले बस गए थे, अब उन लोगों को मजबूरी में एनजीटी के दबाव में भी और इस प्रकार की फैसिलिटी लघु उद्योग नहीं मिलने के कारण उनको पलायन होने के मजबूर होना पड़ रहा है। और दिल्ली के लोग अगर बाहर उद्योग धंधे पे जाते हैं तो साइन बाग बैठ गया नोएडा के बराबर में कोने पे 4-4 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ता है। जी माननीय मंत्री जी, पहले तो मैं बता दूं कि पूरे देश में 193 CTPs है जो वो कह रहे हैं। माननीय सांसद को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, हम सबके सामने लाए हैं। उसमें से 13 CTPs जो है वो सिर्फ दिल्ली में और 26 CTPs पूरे देश में भी कंसिडर किया जाए, बट उन्होंने दिल्ली से लेके है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने रिसेंटली एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने पाया कि जितने दिल्ली में अभी CTPs है वो पर्याप्त है। उसका फंक्शनिंग जो है उसमें जो तब्दीली होनी चाहिए वो माननीय एनजीटी के जो निर्देश है उसको संज्ञान में रखते हुए हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। माननीय सदस्य सर, अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है वो स्पेसिफिक एक ही उसके पर्पज के लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ कॉमन हर प्रकार का मल अगर वहां आएगा, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 1, नंबर 2 मेरा इनसे निवेदन, ये तो पहले बात की सप्लीमेंट्री है। दूसरे मैं पूछना चाहता हूँ जो लघु उद्यमी होते हैं उनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं होती है, वो इंडिविजुअल लगा नहीं सकते। क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंपनी ऐसी बनाकर इंसेंटिव उन लोगों को दिया जाए और वो सेपरेट लगा ले, सरकार ऐसी पहल करे तो वो लोग कम पूंजी के कारण लगवाने में सक्षम हो पाए? जी प्रकाश जी आप बता दें। सर बहुत सारे लगाए हैं आपने। सर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो हमारे माननीय सांसद जी कह रहे हैं उसके लिए MSME जो हमारे मिनिस्ट्री है वो स्पेशली इसके लिए स्कीम्स बनाए हैं जो 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रांट मिलती है, सब्सिडी कहें या जो कहें, जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट 15 करोड़ से कम हो और 90% दिया जाता है। सिर्फ जानकारी लिए कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन के लिए 90% हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड देते हैं। लेकिन इनको मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं उनका कहना सही है कि कई बार डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज चलते हैं, अगर वो हमें स्पेसिफिकली उनके रीजन में क्या क्या ऐसा है ये हमें बताए तो हम इसको दोबारा एग्जामिन करने के लिए बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 285 भी क्लब किया जाता है। श्री धैर्यशील माने, श्री सुजय बिरने पाटिल। क्वेश्चन नंबर 285। बताओ ना, आंसर इज laid on the table of the house. Thank you, Speaker, sir. So the government had brought the National Clean Air Program in January 2020, which included measures for reducing industrial emissions, in which 102 cities were included.
So to make the NCAP effective in achieving breathable air quality across the country, the air quality targets and specific measures identified in the NCAP must be given a proper legal status. My question through you, sir, is that is the ministry considering giving legal status to NCAP by notifying it under any act to ensure better compliance and time-bound actions to achieve the goals under the NCAP by 2024? NCAP is a program of the central government's 8 missions. So this is a program to be taken on mission mode, and therefore it is most prioritized program. We have taken at the first batch 102 cities where problem of pollution exists, and we want to ensure that the pollution levels will recede, and we are first giving the installment to prepare the DPR, because city-specific pollutants are different and city-specific answers and solutions are also different. And therefore, we need to build a city-specific plan. That is the idea of NCC. क्वेश्चन नंबर 289 भी क्लब कर दें माननीय सदस्य, बातों में उनका क्वेश्चन किया। चलो आगे बढ़ो। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, thank you. Sir, I'd like to ask the Honorable Minister, if I could just remind him that हमारी जब पूना में दिशा कमेटी हुई थी, तभी भी इस पे बात चर्चा हुई थी. So if you could kindly clarify, sir. You have said in Maharashtra, आपने काफी MIDCs को जांच भी किया था, and you have made sure they're stopped. दाउंड में हमारे क्षेत्र में कुरकुम में एक MIDC है जिसकी केमिकल MIDC है, और आपको भी सर पता है कि अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ से प्रकाश जी और मैं दोनों आते हैं, पूना में काफी पोल्यूशन इवन हाउसिंग के कारण बढ़ रहा है. जैसे खड़गवासला में जो हाउसिंग जो रूरल एरियाज में बिल्डिंग्स आ रही है अभी, और उस हिसाब से कैन वी हैव अ क्लब जॉइंट प्रोग्राम वेयर एफ्लुएंट्स व्हिच कम आउट ऑफ मे बी हाउसिंग और दिस and keep a check on it, because thanks to urbanization growing at a very fast speed in all second and third tier cities, all our drinking water sources are getting polluted. So do you have a specific plan, because states don't seem to have a plan? So can you, sir, guide something and throw some light? Thank you, sir. As you know, Supriya ji knows the Kurkum area, industrial area, which is on the hillock, and as there are so many chemical industries, there is a treatment plant separately. And let me recall, in 1992, my first struggle on environment was against SM Divechem factory, which was polluting and impacting the farms of nearby farmers, and we closed it down. That time I was not minister, but still our agitation could do that. So now we have already taken action. We are monitoring it. There is monitor on the chimney of each factory and on the water discharge point also. We have 24/7 monitoring mechanism, and in my cabin and in CPCB and SPCBs, there are monitoring windows where you get every 15 minutes the status of each factory, how it is polluting or not polluting, whether it is following norms or not. Every week we take review and do it. And in that process, we inspected. There are certain other surprise inspections also. Nearly 700 inspections were carried out. 347 industries were found non-compliant. They were closed. They were given notice, little time, and many of them got improved their situation. But 40 factories we have closed. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। SMS अलर्ट योजना के तहत 17 तरह के उद्योगों के प्रदूषण की जांच के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें सीमेंट उद्योगों को भी शामिल किया गया है। 134 सीमेंट उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे सीमेंट उद्योग हैं जिनका निरीक्षण किया गया, उनकी रिपोर्ट क्या है? सर, हमारे जो रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है, उससे जो इंडस्ट्रीज का हर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में इसका जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू दी रेड कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, जो अलग अलग कैटेगरीज इंडस्ट्रीज के बनाए गए। तो SMS के जरिए ये जानकारी हमें मिलती है। इन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए क्वेश्चन पूछा है
मैं इनसे माननीय सांसद से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी दे, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड इन द आंसर। मैं प्रश्नकाल में एक अच्छी डिबेट करना चाहता हूं। केवल माननीय सदस्यों से आग्रह है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट में माननीय मंत्री जवाब दे दें, ताकि डिटेल चीजों पर चर्चा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो पंजाब है, जो उसका नाम ही पानी ऊपर है, 5 आब 5 दरिया, लेकिन एनजीटी ने पिछले दिनों 50 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया है पंजाब सरकार को, क्योंकि लुधियाना की जो इंडस्ट्री है वो सतलुज में पूरा पानी अपना डंप करते हैं, या फिर उन्होंने अपने फैक्ट्री के अंदर ही अपना वो धरती के अंदर डंपिंग करते हैं। है जी, आपका मैंने इतनी देर क्वेश्चन ये है, क्या पंजाब की इंडस्ट्री के बारे में जो एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है, आपने भी देखा है, क्या सतलुज ब्यास के पानी को जो पोल्यूटेड हो रहा है जो इंडस्ट्री की वजह से, उसके लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? As our notifications are justiciable, so people go to NGT or any other forum, and whatever cases are before the benches of NGT or various courts, we definitely do inspect them. But at the same time, if you also have some specific instances or information, we'll definitely make follow-up actions. Shri Shashi Tharoor ji. Thank you, sir. I am grateful for the minister's replies. The question, however, is that he has not addressed some of the basic policy criteria to be involved in setting up these new plants. He has mentioned the plants under construction, the plants proposals are being considered, but we all know that in setting up an effluent treatment plant, sir, there has to be a trade-off between deciding a location somewhere near the city that will facilitate the cost of procurement of industrial waste to be treated, but also balance it with lowering the cost of the disposal of treated waste once you have treated it. Now, the problem is in many cases, your plants are, as the very first question pointed out, near urban populated areas. My concern to the minister is, have you taken into account the impact of the location of such plants on the nearby populations, particularly when you go to urban areas? Because one of our great problems, certainly we witness this in Kerala in the context of waste treatment, not industrial, because we don't have too many industries, but as a general policy issue, the impact of these plants on human beings, the accumulation of waste and their getting into the water, affecting the groundwater, toxicity in the air, all of these things have created serious inconveniences for people living in the proximity of such plants. The question is there a policy? Have you got criteria worked out? Do you do an impact assessment on the well-being of ordinary human beings before you situate the location of a plant? Thank you, Mr. Speaker. Very good question, Shashi ji. The issue is that CETP plants are decided by the city corporation or the city authorities. They have to take into consideration all the local factors. But let me tell you good news. The good news is that the technology has changed so fast, and now the new CETPs really don't create problems, because they use sludge also to create energy which runs it. And at the same time, the effluent discharge, treated water is also used for irrigation and many other purposes. So, for cooling nearby thermal power station also. So, all these are new developments, and we have taken, let us understand, our rivers are not bad, because वो जो गाना था गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, वो सच नहीं है। सच ये है कि 70% sewage goes untreated to the water bodies, and therefore we are making it, and 50% of sewage treatment plants were non-functional, because जिसने बांधा वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऑपरेटर कहता है कि इसने अच्छा नहीं बांधा, जो सब बांधा है उसको पूछते हैं तो वो कहता है कि ऑपरेट नहीं उसको करना आता है, इसलिए ऐसा है। तो हम व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज देयर विल बी ऑपरेटर एंड बिल्डर सेम, so he will have no excuse and he will have to maintain that for 10 years. माननीय सदस्यों के आग्रह से 287, 288, 289, 293 और 300 सभी क्वेश्चन क्लब किए जाते हैं माननीय सदस्यों के आग्रह से।
श्रीमती महोदय मित्रा जी। Thank you, Speaker, sir, for allowing my question. I would like to ask the Honourable Minister. And sir, we seem to think that effluent treatment and this issue, industrial waste, is an issue primarily of urban areas, and most of these are around. But I represent a constituency which is almost 100% rural, only one municipality. We are seeing that the problem of funding of panchayat areas when it comes to, say, solid waste disposal is exceedingly low. Panchayats have something like 20 lakhs available to them, that through Narega, to implement solid waste treatment plants and solid waste disposal. Aside from that, there seems to be, we have a riverine area where the river Jalangi flows through. All the panchayats have huge problem tapping into funding when it comes to effluent treatment, even on a smaller scale. So I would like to ask you if there was any thought that the ministry is giving to make available some kind of central funding pool which panchayats can tap into on a yearly basis, even if it's 50 lakhs or a crore, which we can tap into to do this, because this is a real problem. माननीय सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह करूं, प्रश्नकाल में सभी माननीय सदस्य प्रश्न अपनी सीट से ही पूछा करें। क्यों सहमत है सदन इस बात को लेकर? मैं माननीय सदस्य के साथ I agree to the point that funds are required in order to make these projects work. But जैसे urban areas के लिए मैं West Bengal specific एक आंसर दूंगा without getting into there is no political implication to it. But even in the urban areas, Swachh Bharat Mission से बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं. I am very sorry to say that West Bengal government has not accepted those funds and not sent it to the urban local bodies. Even in the panchayat areas, there are several panchayats who have not received the money that is required. They might have definitely they do have the intent and directions of the state government to do what is required for the rural areas, but they have not received the money that is required. The money from as the accounts will show, I'll be more than happy to give it to her, that the money has been sent, but it has not been allocated correctly to the panchayat areas. But a pilot project right now is also being made, and I'll be more than happy to get any inputs from her in terms of her constituency to see that this is done in a more organized manner. Sri Maluk Nagar ji 287. Question 287. बिराज जाए माननीय मंत्री जी। There on the table of the house. माननीय सदस्य। सर, जितना मैं देखता हूँ कई बार कि प्रश्न जो है सीधा सीधा जवाब नहीं आता, अधिकारी गुमराह करते हैं, मिनिस्टर जान के लिपापोती करते हैं। आप तो प्रश्न पूछे, वो देखने की जिम्मेदारी आसन की है, आप जवाब मत दो। सर, एक्चुअल में वहाँ 7 लोग तेंदुए ने मारे हैं। बिजनौर में मैं रहता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जवाब में आ गया 6 मारे हैं। आप बैठा दोगे, बैठ जाओ। दूसरा, वहां जवाब में आया है, मंत्री जी ने कहा है कि पूरे वन एरिया की तार फेंसिंग कर रखी है, बिल्कुल नहीं, और इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है। सफेद झूठ है, न तार है न इलेक्ट्रिक कोई सिस्टम लगाया गया। 7 लोगों की जान गई है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको मैंने ये गंभीर है, स्पेशल रूप से कहा है, आप अगर जवाब दिया है तो स्पेशल रूप से जवाब दो। आप सर, पहली बात तो मुझे मालूम नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई आंसर आपको गया है जिसमें हमने कहा है कि पूरे इलाके में फेंसिंग की गई है। मैं नहीं, सर, सिर्फ लेपर्ड नहीं, हमारे पूरे देश में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बहुत बड़ी आकार है, उसमें एलिफेंट्स है। नहीं, 1 मिनट माननीय सर, आपका उस इलाके की जो वो है, हमारे पास ये बिल्कुल हमारे संज्ञान में है कि 7 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आप ये जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर ये जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो फॉरेस्ट के अंदर रहें, इसके लिए फॉरेस्ट के अंदर फूड से लेके पानी का ऑगमेंटेशन जो है सरकार सब कुछ कर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा नेशनल जो हमारे कंजर्वेशन जो जगह हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, पूरा फेंसिंग से पूरे देश में इसको घेर देना जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आसपास में रहने वाले ट्राइबल्स भी होते हैं जो वन के अंदर जाते हैं, तो उनका भी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें आपको मालूम है कि 10 लाख रुपया दिए जाते हैं कि वो या तो खुद उसे घर को अलग से बना ले या सरकार उसे बना के देती है। तो
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एग्जिस्ट करता है और अलग अलग एनिमल्स के लिए करता है। ये बहुत दुखद बात है कि आपके क्षेत्र में 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसके लिए जो है एनिमल्स जो है कई बार जंगल के अंदर से बाहर आते हैं, उनको रोकने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था की गई है। बट जितना भी करें, इतने बड़े देश में जितना भी करे वो कम है, ये मैं आपके सामने कहना। माननीय मंत्री जी प्लीज 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट। माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठे, नहीं प्लीज बैठिए। आप सदन को मिसलीड कर रहे हैं। आपने ये कहा इसमें कि सरकार ने ये जवाब दिया है कि हमने कर दिया है। सरकार ने जवाब ये दिया है कि अनुमति प्रदान की है, कर दिया नहीं कि लिखा है इसमें। आप क्लियर करो इसको, बात को माननीय सदस्य। अगर सरकार ये कहती है कि कर दिया गया है तो मैं निश्चित रूप से आपके विषय को गंभीरता। सरकार ने कहा अनुमति प्रदान की गई है, दोनों में डिफरेंस है। और मरने की संख्या भी सवाल के जवाब में नहीं है। सर अब इसमें जितने लोग क्वेश्चन नंबर 285 सर बस आगे सर आधे सेकंड बस सर जितने लोग मरे क्या सरकार ने उनके लिए कोई सहायता का प्रोविजन करा है? क्वेश्चन नंबर 288 श्री वीके श्रीकंदन सबको बोलने का मौका दूंगा। क्वेश्चन नंबर 288 सर। माननीय मंत्री जी टेबल ऑफ द हाउस। सर 10 क्वेश्चन है, थोड़ा टेंशन रो आप बिल्कुल एकदम। हम भी इस पर पड़ गया टेंशन देते हैं ना, कोई गलत जवाब देता तो हम खंडन करते हैं। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Sir, the order was given by the NGT on 28th August last year, and the same has to be implemented from 1st April to 2020. Sir, it is too short for any state to implement it at a short notice. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister whether the government may request the NGT to give some more time for the states to implement the order. For entities are concerned, we are definitely take the states also into confidence, and we jointly put together our case, and therefore you be rest assured that the states concerned will be. But one more thing is important, that the lakes, situation in lakes, even in city like Bengaluru, is not good. People are giving that affluent also into the lakes, which is not correct, and therefore they need to create their separate sewage treatment plants individually in societies or common, and they have to link it with the city drainage system. So lake protection is our treasure. That's what brings in migratory birds, and that is why we must preserve our lakes, many of which were already destroyed. Sir, my second supplementary is about Bharatapuzha River, which is a lifeline for many districts in Kerala. The existence of this famous river is under environmental threat. Experts have predicted untimely death of river within the near future. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister whether the government has any plan to protect Bharatapuzha River. Sir, this question was not addressed in the question, but I will send you the specific information on Bharatapuzha River. Number 289, K. Raghuram Krishna Raju ji. Question number 289, sir. This question is answer is laid on the table of the House. I have gone through the answer, sir. It is a good answer, and I would like to put my supplementary question number 1. With regard to the clearances from the center, as far as the AP is concerned, Polavaram, as you know, Honorable Sir, through Polavaram is a very important lifeline project for us, and resettlement and rehabilitation clearances, unless those clearances are obtained, we will not be able to get the package, and the project is getting ready as per the reply given in the Rajya Sabha by 2021 December. The project is going to be ready. But still the clearances, rehabilitation and settlement clearances are pending. So in the interest of our state, I urge the ministry to kindly take it up on a fast track to give the clearances, and whether you are aware of this fact, that whether you are on the move to get us the clearances on a fast track.
As far as question number 289 is concerned, is about national highways. But you have asked Polavaram, and initial permissions I have given in my first term, and up to the land of water can be stored as per the plan already sanctioned, and I wish that farmers should benefit. Question number 300, Shri Uday Pratap ji. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 300। क्लब करने वालों को एक ही सवाल जो पूछना पड़ेगा। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, उसको अगर सबसे ज्यादा बाधित कोई चीज करती है तो सिंगल यूज प्लास्टिक करती है। राज्य सरकारों ने कई जगह प्रतिबंध लगाए हैं और नगर पालिकाओं में इम्प्लीमेंट होकर देखा भी गया है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि पूरे देश में, क्योंकि कई राज्यों ने इस पर इनिशिएट नहीं किया और नगर पालिकाओं से नीचे गांव के स्तर पर रेलवे ट्रैक के किनारे इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या सरकार आगे आने वाले समय में देश में स्वच्छता अभियान पूरी तरह से कारगर हो? सिंगल यूज प्लास्टिक जो सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान में गंदगी का, क्या सरकार एक बिल लाकर इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का काम करेगी? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम शुरू की जो एक जन आंदोलन में तब्दील हुआ, और वो मुहिम है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसके बारे में सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या है, इसकी पूरी परिभाषा करके सभी राज्यों को हमने बताया। मुझे खुशी है कि 21 राज्यों ने तो बैन कर दिया और बाकी राज्य भी उसी प्रक्रिया में है। कुछ लोगों ने पार्शियल बैन किया है। हम ये चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि आपको मालूम है 10,000 20,000 टन रोज निर्माण होता है, 10,000 टन कलेक्ट होता है, 10,000 टन बिखरा रहता है। वी हैव टू डू अवे विद दैट, दैट्स आवर नेशनल मिशन। एंड देयरफॉर अभी हम बीचेस पर भी सफाई कर रहे हैं, फ्लैग बीचेस तैयार कर रहे हैं। वैसे ही रेलवे में कितनी सफाई हो गई है, वैसे सभी जगह प्लास्टिक मुक्त कचरा, प्लास्टिक कचरा मुक्त शहर बनाना। मैंने खुद पुणे शहर में 1000 कॉलेज और स्कूल के 2 लाख छात्रों ने 2 घंटे केवल हमने आसपास के एरिया में घूमे और 100 टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया। जहां अच्छी व्यवस्था है कचरा प्रबंधन की, वहां भी ये स्थिति है, तो हम सब लोग भी उसमें शामिल हो, यह हमारी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 284 सर, ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, जो प्रश्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फैसिलिटीज लेके है, जो हमारे एमपीज और जो पेंशनर्स है उसके लिए कैशलेस है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है और उनके डिपेंडेंट है, उनको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद वो रिइंबर्समेंट के लिए देते हैं। कभी कभी उनका पार्शियल डिनाइल भी हो जाता है। तो कि मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि क्या वो जो एम्प्लॉइज है, वो एम्प्लॉइज को भी कैशलेस सुविधा के अंदर लाने का कोई प्रावधान के बारे में सोच रहे हैं जो उनके लिए अच्छा होगा? सर, इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि हमने अक्टूबर के महीने में प्रोएक्टिवली सीजीएचएस में क्या क्या रिफॉर्म्स और हो सकते हैं उसके लिए लोगों से, एम्प्लॉइज से सबसे सजेशंस मांगे थे। काफ़ी सारे हमारे पास सजेशंस आए हैं और इस संदर्भ में भी उसमें सजेशंस हैं। हमने उसको एक कमेटी को दिया, उस कमेटी ने भी उसको स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद कुछ रिकमेंडेशंस दिए, हम उनके ऊपर वर्कअप कर रहे हैं। जैसे उसके बारे में कुछ इश्यूज के बारे में निर्णय फाइनलाइज होंगे, वो माननीय सदस्य को भी और इस हाउस को भी हम बताएंगे। सर, मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री है इसका 2 पार्ट है। रिसेंटली जो रेफरल सिस्टम है, वो रेफरल सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए गए और 75 ईयर्स से जो उम्रदराज है उनके लिए अभी वेलनेस सेंटर का कोई एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन 75 ईयर से बहुत ही ज्यादा उम्र है, क्या सरकार इसको 60 करने के लिए बारे में सोच रही है क्या? और दूसरी चीज है सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और उनके जो माता पिता है, जो अगर राज्य सरकार में कोई भी नौकरी, छोटी नौकरी से अगर रिटायरमेंट होता है तो 9,000 का सीलिंग है, 9,000 से ज्यादा हो गया पेंशन तो उनको वो ले नहीं सकते। तो इसके बारे में भी सरकार के बुजुर्गों के बारे में सोच रही है क्या?
जैसा मैंने अभी कहा कि पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, उसके ऊपर भी प्रोएक्टिवली हम और फर्दर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। सभी प्रकार के सुझाव हम लोगों ने सभी लोगों से मांगे हैं, समाज के नॉर्मल लोगों से भी मांगे हैं, और उस पर बहुत शीघ्र जो जो सुझावों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद इस हाउस के साथ शेयर करेंगे। श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव। Thank you, sir. So, the CGHS is a great scheme for central government employees and pensioners for providing primary health care, but it needs major reforms and revamping in order to make it sustainable and equitable. Now and again, we keep receiving complaints about absence of doctors, discontinuation of visits of specialists, non-availability of medicines, etc., etc. And especially, sir, in the current scenario, with the WHO having declared the coronavirus as a pandemic, and also our government taking exemplary measures to control the spread of this virus, my question to the Honorable Minister, sir, is we quickly, I mean this time is of the essence in today's situation, are considering to strengthen the infrastructure of CGHS, expand the coverage of CGHS by opening more dispensaries, empanelment of quality hospitals, diagnostic centers in uncovered areas also, sir, including Odisha. Thank you, sir. Sir, let me inform the honorable members that right now we have the CGHS scheme, which is implemented in 72 cities. That's number one. A significant majority of these 72 cities where we have this CGHS scheme, they have been created only in the last 5 years. That's number one. We have right now 329 allopathic wellness centers in the country. We have 4 hospitals which are directly, linked with the CGHS, 86 Ayush centers, 12.33 lakh primary card holders, 36.08 lakh beneficiaries, 757 empaneled hospitals, 392 eye care centers which are empaneled, 189 dental clinics, 241 diagnostic labs, and then I have to inform you that we are in the process, we have already got the sanction for that in the near future we are going to create 26 new homeopathic units also and 26 new Ayurvedic units also. Plus the expansion of the scheme in number of other cities is also, in the process of being worked up, depending upon the number one request and number two also the number of employees in those particular cities. As far as my information goes, there is no shortage of doctors in the CGHS wellness centers. Every CGHS wellness center is well equipped with a doctor and all the facilities. Most of the things are now done online, and very good quality reforms have already been introduced in CGHS system. We are using the mechanism, help of the NIC also for that. Plus, we are, as I said, proactively we have asked for good suggestions, and a lot of suggestions have come. They have all been assessed, reviewed, and they are being considered by the government to introduce and improve, add further reforms in the CGHS healthcare delivery system. CGHS institution has been suffering from inadequacy. I would like to know what is the ratio between the CGHS beneficiary and the doctor. And second thing, it has come to my notice that Association of Healthcare Providers of India in a recent meeting decided to stop cashless service to CGHS and ECHS beneficiaries if the pending bills are not cleared by the center. The situation has worsened since the launch of Ayushman Bharat, and the pending bills are now close to 1600 crores. I don't know what is the reaction of the minister. माननीय मंत्री जी, समय तो पूरा हो गया, आप जवाब देना चाहते थे। मेरा ये कहना है कि जैसा अभी कहा गया, I once again repeat that there is no shortage.
जहाँ पर इवन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर आई कैन नेम द डिस्पेंसरीज, वहाँ पे उन स्थानों पे हमने दूसरी तीसरी डिस्पेंसरीज भी जो है खोल दी है। रेशो इज यू सी प्रश्नकाल समाप्त।